हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएससी बाय डीसी सर। इस चैनल पर हमने निशुल्क शिक्षा की शुरुआत की और क्रमबद्ध रूप से आपको सफल कराते हुए सफल कराने के लिए निशुल्क शिक्षा प्रदान की। इसी क्रम में अब हम मुख्य परीक्षा के लिए भी निशुल्क रूप से आपको पढ़ा रहे हैं। सोशियोलॉजी का ये 10वां लेक्चर है जिसे हम आपको आप तक पहुंचा रहे हैं। आज इस लेक्चर में हम समाजशास्त्र की एक कॉम्प्लिकेटेड अवधारणा संघ और समिति पढ़ने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो हमारे सिलेबस में केवल एक संघ शब्द उपयोग किया गया है, लेकिन वास्तविक रूप में अगर मैं देखूं तो संघ शब्द हमारे सोशियोलॉजी में मूल रूप से उपयोग या व्यवहारिक रूप में उपयोग नहीं किया जाता। उसके स्थान पर समिति शब्द उपयोग किया जाता है। खैर, दोनों ही शब्दों का इंग्लिश ट्रांसलेशन एसोसिएशन के रूप में हमें दिया गया है। आज हम एसोसिएशन पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम सिलेबस पे आ जाते हैं। इस सिलेबस में आपको जो दूसरा बिंदु है समुदाय, संस्था, संघ, तो समुदाय और संस्था हम पढ़ चुके हैं। आज हम संघ पढ़ने वाले हैं। इस संघ शब्द को हम समाजशास्त्र में संघ भी कहते हैं और समिति भी कहते हैं। इसे ही इंग्लिश में एसोसिएशन कहा जाता है। दोनों ही शब्द संघ के लिए भी और समिति के लिए भी इंग्लिश में कमिटी यूज नहीं कर रहे हैं। समाजशास्त्र की टर्मिनोलॉजी अलग होती है। देखो, मैं आपको डिफरेंस बता दूं कि समाजशास्त्र और एक सामान्य विषय में क्या अंतर होता है। देखिए, हम जो आम जीवन में यूज करने वाले शब्द होते हैं, आम जीवन में हम एक शब्द यूज करते हैं भीड़। अब ये जो भीड़ शब्द है ये समाजशास्त्र में अलग है। समाजशास्त्र में भीड़ के स्थान पर कुछ और यूज होता है। खैर, भीड़ भी होता है, लेकिन यहां हम जो कॉमन जीवन में भीड़ यूज करते हैं वो भीड़ शब्द, और जो समाजशास्त्र में भीड़ शब्द यूज होता है उसे अलग अलग माना जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल, मान लीजिए कि किसी मेले में कोई मेला लगा हुआ है और वहां पर भीड़ है, वहां पर बहुत सारे लोग हैं, तो हम आम भाषा में ये कहेंगे कि यहां बहुत भीड़ है। ये हम आम जिंदगी की भीड़ है या आम जीवन में यूज होने वाला भीड़ शब्द है। लेकिन समाजशास्त्र में वो भीड़ नहीं है। समाजशास्त्र में वहां भीड़ के स्थान पर केंद्रीकरण शब्द यूज होता है। तो फिर भीड़ कहां होता है? तो भीड़ भी तो भाई समाजशास्त्र का उपयोग शब्द है। तो भीड़ शब्द जब समाजशास्त्र में उपयोग होगा तब जबकि कोई केंद्र बिंदु के आसपास लोग जमा हो जाएंगे तो उसे समाजशास्त्र में भीड़ कहते हैं, नहीं तो उसे भीड़ नहीं कहेंगे। ध्यान रखिए, समाजशास्त्र में भीड़ शब्द अलग है। जब भी कोई केंद्र, एक विषय है, जैसे मान लीजिए आप रोड पे चल रहे हैं और रोड पर एक एक्सीडेंट हो गया है और उस एक्सीडेंट के आसपास लोग जमा हो गए हैं, तो वो समाजशास्त्र के हिसाब से भीड़ है। लेकिन मेला समाजशास्त्र के हिसाब से भीड़ ना होते हुए केंद्रीकरण है। एक शब्द और मैं ले लूं ताकि आपको और चीजें क्लियर कर सकूं। मान लीजिए इसी मेले में, जिसे हम आम जीवन में भीड़ कहते हैं, समाजशास्त्र में केंद्रीकरण कहते हैं, वहां कोई एक व्यक्ति अच्छे सुर में गाना गाने लगे और लोग उसके आसपास इकट्ठे हो जाए, तो अब वो समाजशास्त्र में भीड़ नहीं है। भले ही से उसके आसपास लोग इकट्ठा हो रहे हैं, अब वे लोग जो इकट्ठे हुए हैं वे श्रोता समूह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? श्रोता समूह। तो मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि आम जीवन में जहां हम केवल एक ही शब्द केंद्रीकरण के लिए भी भीड़ यूज कर लेते हैं, भीड़ के लिए भी भीड़ यूज कर लेते हैं और श्रोता समूह के लिए भी भीड़ यूज कर लेते हैं, वहीं पे समाजशास्त्र जो मूल विषय है उसमें अलग अलग बातों के लिए, अलग अलग स्थितियों को प्रेजेंट करने के लिए अलग अलग शब्द उपयोग होते हैं। और यही बात हर स्टूडेंट को सिखानी है मुझे कि देखो भाई, आप जब आंसर राइटिंग करते हो तो अपने शब्दों को बहुत संभाल करके उपयोग करना चाहिए, क्योंकि आपके जो शब्द है वो आप समाजशास्त्र में यूज कर रहे हैं। अब यहाँ कॉमन व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति भीड़ शब्द का उपयोग कर लेगा तो देखो, भीड़ का अर्थ है कि केंद्र बिंदु। अगर केंद्र बिंदु हटा और भीड़ समाप्त हो गई तो ही वो भीड़ कहलाएगी। मान लो कि एक केंद्र बिंदु है, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसके आसपास भीड़ जमा हुई और वो एक्सीडेंट वाले को एम्बुलेंस लेकर चली गई, तो अब लोग समाप्त हो जाएंगे, तो अब ये भीड़ नहीं रही। तो मतलब भीड़ का समाजशास्त्र में एक स्पेसिफिक अर्थ हुआ
कि ऐसा कोई स्थान जहां कोई एक निश्चित केंद्र बिंदु हो और उसके आसपास लोग जमा हो जाए, उसे ही भीड़ कहेंगे। जबकि हमारे आम जीवन में भीड़ के अलग अलग शब्द अर्थ हो सकते हैं। तो ये जो भीड़ है ये समाजशास्त्र की भीड़ से अलग होती है। यहां ये बात इसलिए समझाई गई है कि आपको मैं समझा सकूं कि हमने आज का जो टॉपिक है उसमें सिलेबस में संघ शब्द उपयोग किया गया है, जिसका इंग्लिश में अर्थ होता है एसोसिएशन। क्या होता है? एसोसिएशन। लेकिन हम कॉमन जीवन में इस एसोसिएशन को समिति शब्द से उपयोग करते हैं, समिति बोल करके प्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, यही शब्द अगर पॉलिटिकल साइंस में उपयोग होंगे तो वहां उनका और अलग अर्थ निकलेगा। हमें समाजशास्त्र की मूल विषय वस्तु को पढ़ना है, इसलिए आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो संघ और समिति शब्द उपयोग होगा। इसीलिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में संघ और समिति शब्द एक ही रेफरेंस में यूज किए गए हैं। शायद अब आप ये बात समझ पाएंगे। आज का टॉपिक संघ और समिति है। चलिए शुरू करते हैं कि ये संघ या समिति या संघ और समिति क्या होता है। हमें या यूज करना है और नहीं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग नहीं होते हैं। समाजशास्त्र में संघ और समिति ये दोनों शब्द एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं और इंग्लिश में दोनों को ही एसोसिएशन कहकर पुकारा जाता है, ये याद रखिएगा। अब एसोसिएशन होता क्या है? समाजशास्त्र में समिति से तात्पर्य या संघ से तात्पर्य कुछ सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निश्चित निर्मित मानव समूह का बोध कराने वाले समूह से है। बहुत सरल शब्दों में कहा गया कि यहां समिति या संघ शब्द का अर्थ होता है कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जब लोग इकट्ठे हो जाए, लोग एक समूह बना ले, तो उसे कहते हैं समिति या उसे कहते हैं संघ। और अलग शब्दों में पढ़ते हैं, समिति व्यक्तियों का समूह है। ये पहला पॉइंट याद रखिएगा। जब भी आप इसे डिफाइन करें संघ को या समिति को, तो उसमें जो कीवर्ड्स आने चाहिए वो पहला कीवर्ड है व्यक्तियों का समूह। समिति क्या होती है? व्यक्तियों का समूह होती है जो किसी विशेष हित या उद्देश्य को लेकर आपस में जुड़ जाते हैं या विशेष हित की पूर्ति के लिए कुछ इसके सदस्य कुछ नियमों का पालन करते हुए परस्पर सहयोग करते हैं या एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो ऐसे संगठन को हम क्या कहते हैं? समिति या संघ कहते हैं। बहुत कॉमन परिभाषा है। लोगों का एक ऐसा समूह जो कुछ निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए किसी निश्चित नियम से जुड़ जाता है, वह समूह ही समिति या समिति या संघ कहलाता है। अगर समझ में नहीं भी आया है तो फिर आगे मैं इसको और ब्रीफ करके समझाऊंगा। आपके दिमाग में इस कॉन्सेप्ट को घुसाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोशियोलॉजी के सबसे कठिन जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसमें 3 बेसिक कॉन्सेप्ट माने जाते हैं, समुदाय, संघ और समिति। अगर ये आपने समझ लिया तो बहुत सारी चीजें और आसान रहेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पहले तो बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं कि यार ये समिति कैसे बनी है, कहां से आया। ध्यान से सुनिए, यहां पर एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री ने ये सिद्धांत या ये थ्योरम दिया या ये समझाया कि ये समिति शब्द की शुरुआत क्यों हुई। समाजशास्त्री मेकाइवर और पेज, क्या नाम है? मेकाइवर और उनके शिष्य थे पेज। ये एक सिद्धांत देते हैं, ये कहते हैं कि मनुष्य की जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए 3 विधियां अपनाई जा सकती है। बहुत कॉमन बात थी कि मनुष्य की जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए हमारे पास 3 मेथड हैं, 3 तरीके हैं जिनसे मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर ले। कौन कौन से तरीके हैं? तो उन्होंने पहला तरीका बताया कि भाई सभी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपनी आवश्यकताओं को पूरी करे। मतलब या तो एक तरीका ऐसा हो कि जब हर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी जरूरतें पूरी कर ले। जैसे आज की तारीख में हमारी समाज में क्या होता है, जैसे हमें अगर यौन इच्छाओं की पूर्ति करनी होती है तो हम विवाह करते हैं, हमें बच्चों के पालन पोषण की बात करनी है तो हम परिवार का निर्माण करते हैं। ऐसे हमें जब शिक्षा प्राप्त करनी होती है तो हम स्कूल जाते हैं। यहां ये पहला पॉइंट कह रहा है कि सभी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छाएं पूरी कर ले, आवश्यकताएं पूरी कर ले। मतलब कोई मतलब नहीं कि स्कूल है कि नहीं है, जिससे शिक्षा प्राप्त करनी उस टीचर को पकड़ो और कर लो। स्कूल नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हो, विवाह नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हो, सब चीजें स्वतंत्र हो। मतलब मनुष्य स्वतंत्र रूप से अपनी आवश्यकता पूरी कर ले। पहला तो यह तरीका हो सकता था जो आदिम जीवन में जब मनुष्य की शुरुआत हुई तो हमने अपनाया। उसके बाद दूसरा तरीका अपनाया गया। दूसरा तरीका उन्होंने कहा
मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संघर्ष करे। संघर्ष कैसा कि जैसे मुझे कोई लड़की पसंद है और वही लड़की किसी और को पसंद है, तो अब हम दोनों आपस में लड़े कि ये लड़की किसकी किसको मिलेगी, और फिर हम संघर्ष के बाद उस लड़की को प्राप्त करें। तो दूसरा तरीका यह है जो बाद में हमने, मतलब सभ्यता की जब शुरुआत हो गई तो उसके बाद हमने ये तरीका अपनाया। लेकिन जब हमारा धीरे धीरे विकास होने लगा और हमें चीजें समझ में आने लगी तो हम तीसरे चरण में प्रवेश कर गए। तीसरे चरण में प्रवेश कर गए मतलब क्या हुआ, व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कुछ नियमों के आधार पर सहयोग के द्वारा पारस्परिक उद्देश्यों को पूरा करे। और ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, आपको समझना पड़ेगा। क्या कहना चाहते हैं मैकाइवर कहते हैं कि पहला तरीका तो ये हो सकता था हमारी जरूरतें पूरी करने का, कि हम सब पूरी दुनिया के सारे लोग स्वतंत्र रूप से अपनी जरूरतें पूरी कर ले, जिसको जो सूझ पड़ रही है वो खा ले, जिसको जो सूझ पड़ रही है वो पी ले, जिसको जहां समझ में आ रहा है वो सो जाए, जिसको जो कर रहा है वो कर ले। दूसरा पॉइंट कि या तो हम इसको पूरा करने के लिए आपस में संघर्ष करें, आपस में लड़ ले, और फिर जो जीते उसका वो चीज हो। या फिर हमने तीसरा तरीका अपनाया कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कुछ नियम बना ले और उनके आधार पर बाकी सब लोगों के सहयोग से अपनी उस जरूरत को पूरा करे, जो आज वर्तमान में आधुनिक समाज में हम कर रहे हैं। जैसे आधुनिक समाज की प्रमुख विशेषता अगर हम बोले तो सहयोग के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं को पूरी करना होगा। अब यहां आपके दिमाग में यह भी बात हो सकती है कि यार ये आधुनिक समाज क्या शब्द होता है, चलो मैं इसे भी समझा दूं। हमारे जो समाज है उसे दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है परंपरागत समाज, क्या होता है, परंपरागत समाज, और दूसरा होता है आधुनिक समाज। देखो परंपरागत समाज में क्या क्या उदाहरण आते हैं, इसके उदाहरण देख लो। जो जनजातीय समाज है उसे हम परंपरागत समाज कहते हैं, जो ग्रामीण समाज है उसे हम परंपरागत समाज कहते हैं। जबकि आधुनिक समाज में वर्तमान में जो शहरी समाज है या जो औद्योगिक समाज है या फिर जो नगरीकरण है, इन सबको हम क्या किस में लेते हैं, आधुनिक समाज के उदाहरण के रूप में जानते हैं। तो ये जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं समितियां, क्योंकि यह मनुष्य की बहुत आवश्यकताएं होती है और उन आवश्यकताओं को हम सहयोग से पूरी करते हैं, इसलिए आधुनिक समाज में आपको संस्थाएं या समितियां देखने को मिलेगी। सामान्यतः जनजातीय समाज में या ग्रामीण समाज में आपको समितियां कम देखने को मिलेगी। जैसे एक समिति हो सकती है जिम, आप लोग जिम जाते हैं, व्यायामशाला जाते हैं, योगा जाते हैं, जुम्बा जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको गांव में नहीं देखने को मिलेगा, जनजातियों में नहीं देखने को मिलेगा। तो ये जिम या जुम्बा क्लास या योगा क्लास ये क्या है, ये असली में कुछ निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई एक समिति है। क्या है ये, एक प्रकार की समिति। अब जैसे हम बैंक की बात कर ले, बैंक क्या है, बैंक को अगर उदाहरण के रूप में हम लें तो बैंक क्या है, बैंक पैसे जमा करने और पैसे जब जरूरत पड़े तब ऋण लेने का एक साधन है, जो हमने आधुनिक समाज की विशेषता के रूप में बनाया। अब बैंक आपको गांव में नहीं मिलेगा, आपको जनजातीय क्षेत्र में नहीं मिलेगा, तो यह आधुनिक समाज की विशेषता के रूप में पनपा है। खैर अब आप इस विषय पे मत जाइए, हमारा मूल सिद्धांत है। मैकाइवर क्या समझाना चाह रहे हैं, मैकाइवर समझाना चाह रहे हैं कि मनुष्य जो है वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तीन तरीके अपना सकता था। पहला तरीका कि वो स्वतंत्र रूप से अपनी जरूरतें पूरी करता, दूसरा तरीका कि वो संघर्ष करके अपनी जरूरतें पूरी करता, और तीसरा तरीका है वो सहयोग करके कुछ निश्चित नियमों के आधार पर अपनी जरूरतें पूरी करता। तो अब वर्तमान जो हम स्टेज पे है, मानव समाज का विकास, मानव समाज का जो विकास है, समाज का विकास जो है वो हमारे तीसरे चरण पे है, और इसीलिए हमने सहयोग करना ज्यादा स्वाभाविक लगता है, और इसी सहयोग से जन्म लेती है कुछ निश्चित समितियां या कुछ निश्चित समूह, जिन्हें वर्तमान में समिति की संज्ञा दे दी जाती है। बहुत ध्यान से समझिए, मैकाइवर कहते हैं कि भैया मानव ने अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए जब तीसरा तरीका अपनाया, जिसमें वो कुछ निश्चित नियमों के आधार पर अपनी जरूरतें संगठित रूप से सबके सहयोग से पूरी करता है, तो उससे जो संस्था बनती है उसी संस्था को समिति के नाम से जाना जाता है। अगर इसे मैं थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करूं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि व्यक्ति की आवश्यकताएं दो प्रकार की होती है भैया। एक होती है सामान्य आवश्यकता। सामान्य आवश्यकता कैसी हो सकती है, जो इस दुनिया में हर इंसान की आवश्यकता है। जैसे
खाना खाना, जैसे पानी पीना, जैसे निवास करना, रहना, सोना, उसके लिए हमने जो आवश्यकता पूरी करने के लिए जो चीज बनाई उसे हम समुदाय कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थात जो कॉमन जरूरतें हैं हमारी, अर्थात किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पर रहने वाले लोगों की सामान्य जरूरतों को पूरी करने के लिए जो संस्था बनाई जाती है या जो संगठन बनाया जाता है या जो समूह बनाया जाता है वह समुदाय कहलाता है। जबकि मनुष्य की कुछ विशिष्ट आवश्यकताएं भी होती हैं। विशिष्ट आवश्यकताएं कैसी होती है? जो सबकी नहीं होती, केवल कुछ लोगों की होती है। जैसे मान लीजिए आपके पास पैसे हैं और पैसे को हमने बैंक में कहीं पे जमा करना है, तो उसके लिए हमने एक संस्था बना दी, बैंक। यह है विशिष्ट आवश्यकता की पूर्ति करने का साधन। और यह विशिष्ट आवश्यकता की पूर्ति करने का साधन ये क्या कहलाता है? संघ या समिति कहलाता है। खैर इसी को संस्था में भी हम पढ़ते हैं, जैसे विद्यालय हुआ, जैसे अस्पताल हुआ, जैसे कि हमारा मोहल्ले में हम गणेश जी बिठाते हैं तो गणेश उत्सव समिति हुई। गणेश उत्सव समिति जो है वो एक समिति या संघ का उदाहरण है। अस्पताल जो है वो समिति या संघ का उदाहरण है। विद्यालय जो है वो संघ या समिति का उदाहरण है। ये बैंक जो है वो संघ या समिति का उदाहरण है। तो यह क्या हुआ? बैंक क्या होती है? बैंक कुछ व्यक्तियों का समूह होता है और जिसमें जो एक निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ निश्चित नियमों के आधार पर काम करता है, उसे हम समिति कहते हैं। खैर इसका एक स्वरूप संस्था भी होता है, लेकिन संस्था केवल नियमों का समूह होता है जिसमें व्यक्ति शामिल नहीं होती है। जैसे हम अगर बैंक के कॉन्सेप्ट की बात करें तो वह संस्था होगी, और बैंक के व्यवहारिक रूप की बात करें तो वो समिति या संघ होगा। अब क्योंकि कल के जो लेक्चर था, नौवां लेक्चर, जिसमें हमने संस्था पढ़ा, वहां मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूं कि समिति और संघ में या संघ और संस्था में क्या अंतर है। आप लोगों के दिमाग में ये बात सेट रही होगी अभी तक कि भाई देखो, संघ और संस्था ये दोनों एक ही हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं विद्यालय तो ये होता है संस्था। जब हम बोल देते हैं उत्कृष्ट विद्यालय या केंद्रीय विद्यालय या जवाहरलाल नेहरू विद्यालय, तो जब हमने किसी स्पेसिफिक शब्द का नाम ले लिया जहां पर लोगों के समूह की बात या लोगों को जोड़ दिया जाता है, तो वो फिर संस्था ना रहते हुए समिति या संघ बन जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। उम्मीद है इससे आपका बेस क्लियर हुआ होगा कि बैकग्राउंड में आपको समझ आए कि समुदाय, संस्था, समिति ये क्या नाटक नौटंकियां हैं। तो ये क्या नाटक नौटंकियां हैं? समाज को बनाने के लिए हमने कुछ मूलभूत संस्थाएं बनाई और उसी संस्था या कुछ मूलभूत संगठन बनाए। उसी संगठनों के नाम है अलग अलग जरूरत के आधार पर। जहां हमें कुछ विशेष, कुछ निश्चित क्षेत्र पर लोगों की जरूरतों को पूरी करनी थी, हमने उसे समुदाय नाम दे दिया। जब हमें लोगों की कुछ जरूरतें पूरी करनी थी, जहां हमने केवल कार्य प्रणाली और नियमों पर फोकस किया, तो उसे हमने संस्था नाम दे दिया। और जहां व्यक्तियों के समूह की बात हुई, उसे हमने समिति या संघ नाम दे दिया। ऐसे समाजशास्त्र में 3 कॉन्सेप्ट हमने देखे। अब हम समिति या संघ की आउटलाइन बाहर से बना लेते हैं कि हमें कितना पढ़ना है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं 2 नंबर में, 7 नंबर में, 11, 10 नंबर में। समिति किसे कहते हैं? समिति से क्या आशय है? समिति को परिभाषा लिखो। ये 2 नंबर के कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। 7 नंबर में समिति से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। समिति किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। समिति को परिभाषित करते हुए उसके प्रमुख लक्षण बताइए। ये 3 क्वेश्चन 7 नंबर में हो सकते हैं। 10 नंबर में समिति क्या है, इसके प्रकार उदाहरण सहित समझाइए। समिति और संस्था में अंतर बताइए। समिति और संस्था को समझाते हुए इनका महत्व बताइए। ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। मैं यहाँ बहुत कठिन प्रश्न सामने नहीं रखता हूं, नहीं तो अभी दिमाग खराब हो जाएगा कि इतना कैसे पढ़ेंगे। इसलिए मैं कॉमन क्वेश्चन, जो कठिन प्रश्न है, वो लास्ट में आपको बताता हूं। चलिए अब हम मूल रूप से इसकी परिभाषा, संघ या समिति शब्द की परिभाषा समझते हैं। मैं आपको एक बार फोरे तौर पर फिर से रिपीट कर दूं कि संघ या समिति क्या होता है। संघ या समिति लोगों का एक ऐसा समूह होता है। क्या होता है? लोगों का एक ऐसा समूह जो किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए किसी निश्चित नियम का पालन करते हुए कार्य करता है। उस समूह या उस संगठन को हम संघ या समिति के नाम से जानते हैं।
देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया, आम जीवन में हम समिति शब्द का अनेक स्थानों पर प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन वो वास्तव में समिति है या नहीं ये आपको सोशियोलॉजी बताएगी। सोशियोलॉजी में संघ और समिति शब्द का अलग अर्थ है, जो मैंने आपको समझाया है। अब हम मैकाइवर और पेज ने जो परिभाषा दी है उसे देख लेते हैं। समिति मनुष्यों का एक समूह है। क्या कह रहे हैं? समिति मनुष्यों का एक समूह है जिसे किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित किया जाता है। बहुत कॉमन सी परिभाषा इन्होंने दे दी। क्या कह रहे हैं ये? बस इतनी सी बात कह रहे हैं कि भाई कुछ मनुष्यों का समूह है, मनुष्यों का समूह है जो किसी उद्देश्य को, किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए इकट्ठे होते हैं। उन लोगों के समूह को हम क्या कहते हैं? उन लोगों के समूह को हम कहते हैं समिति या संघ। ये शब्द और ये परिभाषा आप याद रखिएगा। मैकाइवर और पेज दो लोग हैं, उनकी शब्द परिभाषा में दो शब्द हैं कि भैया एक लोगों का समूह है और दूसरा जो किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए काम करता है, वह संगठन ही समिति या संघ कहलाता है। अब आगे अगले समाजशास्त्री आगबर्न और नीमकॉफ ये क्या कहते हैं? ये भी बहुत अच्छी सी परिभाषा देते हैं, कितने सरल तरीके से कहते हैं। समिति एक ऐसा संगठन है जो प्रायः विशेष स्वार्थ की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। मतलब स्वार्थ का मतलब हुआ उद्देश्य, जो किसी विशेष स्वार्थ या उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। इसका उद्देश्य अपने सदस्यों की विशेष या सामान्य इच्छाओं की संतुष्टि के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं होता है। एक ही बात को घुमा करके दो तरीके से प्रेजेंट कर दी। बात तो दो ही शब्दों पर टिकी है कि एक ऐसा संगठन है जो अपने सदस्यों की आवश्यकता या सदस्यों की आवश्यकता बोल दो, इच्छा बोल दो, स्वार्थ बोल दो, अपने सदस्यों के स्वार्थों को पूरा करने के लिए बनाया जाता है और इसका उद्देश्य अपने सदस्यों की आवश्यकता पूरी करने से के अलावा कुछ और नहीं होता है। वही समिति या संघ कहलाता है। और आगे बढ़ते हैं। गिन्सबर्ग, इनका स्थान नाम कहीं कहीं पे गिन्सबर्ग मिलेगा, कहीं पे मॉरिस गिन्सबर्ग मिलेगा, कहीं कहीं पे एम गिन्सबर्ग भी लिखा रहता है। तो याद रखिए वो एक ही वही व्यक्ति है, प्रसिद्ध समाजशास्त्री। क्या कहते हैं? ये समिति एक दूसरे से संबद्ध सामाजिक प्राणियों, अब जैसे कि मैकाइवर और पेज ने क्या कहा? मनुष्यों का एक समूह कहा, तो उसे ही इन्होंने क्या कह दिया? सामाजिक प्राणियों का समूह है। एक ही बात है। वहां मैकाइवर पेज कहते हैं कि मानवों का समूह है, क्योंकि नाम मैकाइवर है ना, तो मैकाइवर नाम से म से मनुष्य कह दिया, उन्होंने मनुष्यों का समूह कहा। और क्योंकि ये गिन्सबर्ग है, गिन्सबर्ग इन्होंने क्या कहा कि प्राणियों का एक समूह, तो मनुष्यों का एक समूह या प्राणियों का एक समूह है जो इस सत्य पर आधारित है कि उन्हें किसी निश्चित हित या हितों को पूरा करने के लिए एक सामान्य संगठन बनाया जाता है। तो जब किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए सामाजिक प्राणी एक संगठन का निर्माण करते हैं, तो वही संगठन संघ या समिति कहलाता है। ओवरऑल निचोड़ ये है इन परिभाषाओं का कि दो बातें हमें कभी मिस नहीं करनी है। मनुष्यों का समूह जो किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए निश्चित नियमों के आधार पर बनाया जाए या काम करे, तीन बातें हो जाएंगी। एक मनुष्यों का समूह हो, मनुष्य की जगह प्राणी कह दो, जो किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए किसी निश्चित नियम के आधार पर काम करे, वही समूह क्या कहलाता है? वही संघ या समिति कहलाता है। शायद आप सब लोगों के दिमाग में बात सेट हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे कि समिति के या संघ के कुछ निश्चित लक्षण या उद्देश्य होते हैं। क्या उद्देश्य या विशेषताएं होती है? भैया इसकी विशेषताएं समझ लो। व्यक्तियों का समूह होता है, तो भाई व्यक्तियों का समूह नहीं होगा तो समिति नहीं बन सकता। तो पहली विशेषता ही वो हो गई कि ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होता है, इसमें कुछ लोग शामिल होते हैं, इसका कुछ निश्चित उद्देश्य होता है। भाई कोई भी समिति बिना उद्देश्य के कैसे बन सकती है? जैसे गणेश उत्सव समिति गणेश जी को बिठाने और उनके कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए, ऐसी ही जैसे हमने नचिकेता मोर समिति पढ़ा, तो नचिकेता मोर समिति जो है वो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के संबंध में सिफारिश करने के लिए बनाई गई। ऐसे ही सचिन तेंदुलकर समिति पढ़ा
तो वो क्या क्यों बनी? गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए बनाई गई। तो उद्देश्य क्या था? गरीबी रेखा का निर्धारण। तो किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाई जाती है। जैसे हमारा विद्यालय, स्कूल का क्या उद्देश्य होता है? बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। अस्पताल का क्या उद्देश्य होता है? लोगों को या नागरिकों को स्वास्थ्य की या चिकित्सा की सेवा उपलब्ध कराना। बैंक लोगों की जमा स्वीकार करना और ऋण उपलब्ध कराने के लिए बनाई जाती है बैंक। तो किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर बनाई जाती है। विचार परक संस्था है, अर्थात एक निश्चित विचार या उद्देश्य को ग्रहण करने और उसे पूरा करने के लिए बनाई जाती है। एक निश्चित संगठन होता है। हाँ भैया, कोई भी समिति बनेगी तो उसका एक निश्चित संगठन तो होगा ही होगा। नियमों पर आधारित होती है, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके कुछ भी काम चल रहा है। कुछ निश्चित नियमों के आधार पर काम किया जाता है, मतलब बेसिस ऑफ रूल्स ये काम करते हैं। ऐच्छिक सदस्यता होती है। ऐच्छिक सदस्यता मतलब जैसे स्कूल, हमने अगर विद्यालय या स्कूल का उदाहरण लिया, अब आप किसी स्कूल में जाते हैं तो आप उसके सदस्य हैं। मान लीजिए कल आपने उसकी इच्छा से, अपनी इच्छा से उसकी जो स्कूल का सदस्यता है वो आप स्कूल छोड़ देते हैं, दूसरा स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं, या स्कूल ही छोड़ देते हैं, कोई भी स्कूल ज्वाइन नहीं करते। तो ऐच्छिक सदस्यता, आपकी इच्छा होगी तो आप उसके सदस्य रहेंगे, नहीं होगी तो नहीं होंगे। मान लीजिए किसी मोहल्ले में गणेश उत्सव समिति बनाई गई, और अगर आपकी इच्छा है तो आप उसके सदस्य बनेंगे, नहीं है तो नहीं बनेंगे। तो इसकी सदस्यता ऐच्छिक होती है। जबकि समुदाय में ये कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां तो क्योंकि आपकी मूल जरूरतें हैं इसलिए सदस्यता अनैच्छिक होती है। यहां डिफरेंस भी देखते जाइएगा। अस्थायी प्रकृति के होते हैं। तो ये वैसे तो कुछ कुछ स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकृति के होते हैं, लेकिन ये पॉइंट याद रख लो। औपचारिक संबंध पाए जाते हैं सदस्यों के बीच में, कॉमन बात है। साध्य ना होकर साधन होते हैं। देखो, स्कूल खुद कुछ चीज अपने आप में नहीं होती, मतलब स्कूल खुद कुछ उद्देश्य नहीं होता। स्कूल का उद्देश्य होता है बच्चों को पढ़ाना। अस्पताल का अपने आप में कोई उद्देश्य नहीं होता। अस्पताल का उद्देश्य होता है लोगों को स्वास्थ्य की सेवाएं करना है, देना। तो उसका साध्य ना होकर वो साधन होती है। मतलब स्कूल जो है, कॉलेज जो है, कोचिंग संस्थान जो है, गणेश उत्सव समिति है, वो खुद अपने आप में साध्य नहीं है, वो खुद उद्देश्य नहीं है, वो किसी और उद्देश्य को पूरा करने का साधन है। फिर मूर्त प्रकृति, देखो जहां भी व्यक्तियों के समूह की बात हो जाती है तो कोई भी चीज क्या हो जाती है? मूर्त रूप धारण कर लेती है। जैसे हमने बात की कि भैया समुदाय, अब ये जो समुदाय है वो अलग प्रकार की संरचना लिए होगा, लेकिन समिति क्योंकि व्यक्तियों का समूह है इसलिए कैसे स्वरूप में धारण कर लेगा? मूर्त स्वरूप धारण कर लेगा। समाजशास्त्र में दो ही कॉन्सेप्ट चलते हैं, मूर्त और अमूर्त अवधारणा। देखो, मूर्त उसे कहते हैं जिसमें व्यक्ति शामिल हो जाता है, जो भौतिक रूप से दिखाई दे, जैसे हार्डवेयर। और अमूर्त उसे कहते हैं जो भौतिक रूप से दिखाई ना दे लेकिन हो, जैसे संस्कृति। अब संस्कृति दिखाई नहीं देती लेकिन होती है, तो वो मानने पड़ेगी, सोशियोलॉजी की अमूर्त अवधारणा है, जबकि ये समिति जो है वो मूर्त अवधारणा है। और आगे बढ़ते हैं, समिति के प्रकार देख लेते हैं। अब समिति के प्रकार अगर हम देखें तो दो प्रकार की होती है भैया समितियां। एक होती है स्थायी समिति और एक होती है अस्थायी समिति। स्थायी क्या होती है? जो आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात समाप्त नहीं होती या उसके पश्चात भी बनी रहती है, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है स्थायी समिति। और ये जो हम उल्टा लिख दिया यहाँ पे, स्थायी यहां आएगा और अस्थायी यहां आएगा। ऐसी स्थायी किसे कहते हैं? जो हमेशा के लिए विद्यमान रहती है, जैसे स्कूल, कॉलेज। अब हो सकता है कि कोई निश्चित स्कूल खुले और वो बंद हो जाए, लेकिन स्कूल का कॉन्सेप्ट तो इस दुनिया में हमेशा से है, हमेशा रहेगा। जैसे कोई अस्पताल खुला और थोड़े दिन बाद बंद हो गया, तो वो खुला और बंद हो गया लेकिन कॉन्सेप्ट तो खत्म नहीं हुआ ना अस्पताल का। तो स्थायी क्या होती है भैया? जो हमेशा के लिए विद्यमान होती है वो स्थायी, जो आवश्यकता पूरी होने के बाद समाप्त हो जाए वो अस्थायी। तो ये जो अस्थायी होती है उसके उदाहरण भी ऊंचे नीचे हो गए, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, या देख लेना। स्थायी के उदाहरण होते हैं परिवार, हॉस्पिटल, विद्यालय, ये सब क्या है? स्थायी के उदाहरण होते हैं। जबकि अस्थायी के कोई जांच आयोग, कोई राज्य पुनर्गठन आयोग। जैसे अगर हम देखें 1953 में, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था डॉक्टर फजल अली की अध्यक्षता में। तो फजल अली आयोग कह दिया उसे, तो भले ही से हमने पीछे आयोग लगा दिया लेकिन वो था तो एक समिति या संघ। तो ये जो फजल अली आयोग है राज्यों को बनाने के लिए बना था, और जैसे ही राज्य बन गए ये समाप्त हो गया। अब आज है क्या फजल अली आयोग? नहीं है, वो केवल था और बना और खत्म हो गया। जैसे हमने विधि आयोग बनाया। अब विधि आयोग क्या होता है?
विधि आयोग 5 साल के लिए बनाई गई कोई संस्था होती है जो बन करके अपनी रिकमेंडेशन देती है और खत्म हो जाती है। जैसे निर्भया केस हुआ, तो निर्भया केस के लिए हमने एक समिति बनाई उसकी जांच के लिए। तो ये जो समिति बनी वो किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनी और उद्देश्य पूरा होने पर समाप्त हो गई। तो ऐसी जो समितियां जो निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाई जाती है और फिर समाप्त हो जाती है, वे क्या कहलाती है? वो स्थायी प्रकृति की समिति या संघ कहलाती है। इस प्रकार समितियां दो प्रकार की होती हैं, पहला होता है स्थायी और दूसरा होता है अस्थायी। अस्थायी आप समझ गए, तो जो बचा वो सब क्या है? स्थायी। मतलब जो परमानेंट होती है वो स्थायी और जो निश्चित उद्देश्य पूरा होने पर समाप्त हो जाए वो अस्थायी होती है। या थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। समिति के एक और प्रकार से प्रकार हम देख सकते हैं। अब यहां जो प्रकार है वो केवल एक विशेष समाज शास्त्री के अनुसार है। विशेष समाज शास्त्री मेकाइवर और पेज ने इसके कुछ विशेष प्रकार बताए। ये कहते हैं कि मनुष्य की आवश्यकताओं के हिसाब से समितियां दो प्रकार की होती है। एक होती है विशेषीकृत समिति और एक होती है अविशेषीकृत समिति। क्या कह रहे हैं मेकाइवर और पेज? हितों और आवश्यकताओं के आधार पर समिति के प्रकार दो होते हैं। पहला होता है विशेषीकृत समिति और दूसरा होता है अविशेषीकृत। देखो, जो किसी विशेष कार्य को करने का काम करे वो विशेषीकृत, और जो बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करने का काम करे वो अविशेषीकृत हो जाती है। अब इसके अंदर भी चाहे तो और डिटेल में जा सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। एग्जाम में कभी इतनी डीप जाकर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, इसलिए मैं यहाँ के बाद जो फिर से और वर्गीकरण है, इसके अंदर भी वर्गीकरण होता है, वो आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतना डीप अंदर एग्जामिनर जाना चाहिए। इसके अंदर की बातों को कुछ कॉमन रूप में जोड़ लेते हैं। तो तीसरा प्रकार बनता है समिति के प्रकार। अब जैसे हमें जो उद्देश्य है वैसा हमारा प्रकार बन जाता है। आर्थिक हित को पूरा करने के लिए आर्थिक समिति, राजनीतिक हित को पूरा करने के लिए राजनीतिक समिति, सांस्कृतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए सांस्कृतिक, शैक्षणिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए शैक्षणिक, मनोरंजनात्मक उद्देश्य को पूरा करने के लिए मनोरंजनात्मक, और सेवा को पूरा करने के लिए सेवा संबंधित समिति। अब देखो, आर्थिक हितों को पूरा करने के लिए कौन कौन सी चीजें आ सकती है? जैसे बैंक हो सकता है, जैसे व्यापारिक संघ हो सकता है, जैसे मजदूर संघ हो सकता है, जैसे आपका बीमा जो संस्था होती है, बीमा जो होता है वो हो सकता है। तो बीमा या इंश्योरेंस कंपनी क्या है? आर्थिक हितों को पूरा करने की एक समिति। हम अगर LIC लिख दें तो LIC क्या है? एक समिति है और किस प्रकार की आर्थिक हितों को पूरा करने वाली। अगर यहीं पे मैं राजनीतिक हित पूरा करने की बात करूं तो जितने भी राजनीतिक दल है वो क्या है? राजनीतिक में भले पीछे दल लगा है लेकिन वो अंततः है समितियां, क्योंकि कुछ निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए निश्चित लोगों का एक समूह है, तो वो राजनीतिक समितियां कहलाती हैं। ऐसे ही धार्मिक या सांस्कृतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जैसे रामकृष्ण मिशन हो गया, जैसे आपके और उदाहरण हो सकते हैं जैसे वेद समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, जैनों के जो दिगंबर संघ हो गया, ये सब क्या होते हैं? जैसे मुस्लिमों का आपने वक्फ बोर्ड सुना होगा, वो क्या है? वो किसी निश्चित सांस्कृतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए सांस्कृतिक समिति है। शैक्षणिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वैज्ञानिक संघ होते हैं, स्कूल होते हैं, या इनके जो परिषद होते हैं वो सब हो जाते हैं, वो सब इसके उदाहरण है। मनोरंजनात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जैसे व्यायामशाला हो गई, जैसे क्लब बनाए जाते हैं, नाट्य मंडल बनाए जाते हैं, खेलकूद संघ बनाए जाते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए BCCI मतलब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड क्या है, तो भले ही पीछे बोर्ड लगा हुआ है, वो जो राजनीति शास्त्र है वहां बोर्ड का और समिति का अलग अलग अर्थ होता है, लेकिन सोशियोलॉजी में बोर्ड और समिति सब एक ही होता है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड नाम का जो संस्था है वो एक मनोरंजनात्मक समिति का उदाहरण है। ऐसे ही फीफा जो है, फीफा क्या है? फुटबॉल इंटरनेशनल एसोसिएशन है, ये भी क्या है? एक प्रकार की मनोरंजनात्मक समिति है। ऐसे ही सेवा करने वाले जैसे अनाथालय, हरिजन सेवक संघ गांधी जी ने जो स्थापित किया था, कानूनी सलाहकार समिति, आदिवासी कल्याण परिषद, घुमंतु जनजाति बोर्ड, पिछड़ा वर्ग आयोग या EWS आयोग या अनुसूचित जाति आयोग, ये सब क्या है? ये सेवा या सामान्य कल्याण आयोग या समितियां हैं। याद रखिएगा, सोशियोलॉजी में इस प्रकार का वेरिफिकेशन होता है। अगर यही बात में संविधान की टर्मिनोलॉजी में या यही बात में पॉलिटिकल साइंस के टर्म में करता, तो पॉलिटिकल साइंस में क्योंकि सब्जेक्ट अलग है,
वहां समिति का अर्थ अलग होता है, वहां संघ का अर्थ अलग होता है, वहां बोर्ड मतलब कुछ और हो जाता है। तो ये सब चीजें वहां अलग अलग होती है, वहां आयोग मतलब अलग हो जाता है। एक बड़ी बड़ी संरचना मैं आपको बता दूं, अगर हम सोशियोलॉजी की बात कर रहे हैं तो आयोग और बोर्ड एक ही होता है, समिति एक ही होता है। जबकि अगर हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो वहां आयोग का मतलब ऐसा कि कोई एक अध्यक्ष होगा, इसका कोई उपाध्यक्ष होगा, फिर एक या दो उपाध्यक्ष हो सकते हैं, फिर इसका कोई सीईओ होगा और फिर अन्य सदस्य होंगे, सबकी शक्तियां अलग अलग होंगी और इस प्रकार एक संरचना बनेगी जो आयोग कहलाएगा। जबकि समिति क्या होती है, केवल एक अध्यक्ष होगा और 4-5 सदस्य या कुछ सदस्य होंगे और ये सब मिलकर किसी एक निश्चित उद्देश्य को पूरा करेंगे, तो वो समिति कहलाएगी। ये पॉलिटिकल साइंस की टर्मिनोलॉजी में बात समझना, यहां और यहां में डिफरेंस है। जबकि यही चीज अगर सोशियोलॉजी के लिए उपयोग हो रही तो दोनों में कोई अंतर नहीं। सोशियोलॉजी में समिति और ये सब समिति के अंदर के हिस्से या समिति बोला जाएगा इन सबको। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैंने कल आपको दिया था, क्वेश्चन था हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। बहुत सारे लोगों ने लिखा लेकिन बहुत कम लोगों ने लिखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब क्योंकि दोनों टॉपिक पढ़ा दिए, संस्था भी पढ़ा दी, समिति भी पढ़ा दी, इसलिए आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ऐसा ही एक कोटेशन मैकाइवर और पेज का है। मैकाइवर और पेज ने कहा कि समितियां एक समुदाय नहीं है। क्या है? समितियां एक समुदाय नहीं है, बल्कि समुदाय के अंतर्गत ही एक संगठन है। अब आज के लिए आपको इस प्रश्न का आंसर करना है। मैकाइवर का कथन था कि समितियां एक समुदाय नहीं है, बल्कि वे एक समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है। इस पॉइंट को हमें आंसर करने की कोशिश करनी है। आप सब लोग कोशिश कीजिएगा। अब मैं आपको मूल रूप से अंतर बता देता हूं कि समितियां और समिति या फिर संघ कह दो और संस्था, इन दोनों में क्या अंतर होता है। देखो, कल के लेक्चर में हमने समझा था कि संस्था जो है वो कार्य प्रणाली और नियमों का समूह होता है, जबकि उसी का व्यवहारिक स्वरूप समिति होता है। तो यह आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने विद्यालय बोला तो ये एक संस्था है, जबकि मैं बोलूं केंद्रीय विद्यालय तो अब वो एक समिति बन जाता है। समिति व्यक्तियों का एक संगठित समूह होता है, जबकि संस्था नियमों, विधि विधानों और कार्य प्रणालियों का व्यवस्थित रूप होता है। अंतर समझ आ रहा होगा। यह व्यक्तियों के समूह के रूप में समिति को देखा जा सकता है। यह मूर्त होता है क्योंकि इसमें कोई व्यक्ति नहीं होता, यह अमूर्त अवधारणा होती है। समितियां स्थापित की जाती हैं, यह बताया जा सकता है कि किस समिति की स्थापना किसने की। अर्थात समितियां जब बनाई जाती हैं तो हमें पता होता है कि किसने, क्यों, किस काम के लिए बनाई। जबकि संस्थाएं धीरे धीरे खुद बनती हैं, अपने आप में वो बन जाती हैं, इसलिए यह नहीं बताया जा सकता कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो समितियों की उत्पत्ति किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए होती है, जबकि संस्था सामान्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाई जाती है। समितियां अस्थायी होती हैं, जबकि संस्था अपेक्षाकृत स्थायी होती है। समिति का एक अपना नाम होता है, जबकि संस्था का अपना एक नाम ना होकर प्रतीक चिन्ह होता है। जैसे मंदिर का एक प्रतीक चिन्ह हो सकता है, चर्च का एक प्रतीक चिन्ह होता है, तो यह नाम ना होकर के कोई प्रतीक होता है। वर्तमान में नाम भी रखे जाने लगे हैं, तो ये डिफरेंस बाकी बचा नहीं है। समिति व्यक्तिगत हित या कल्याण पर जोर देती है, जबकि संस्था पूरी समाज के हित या कल्याण पर जोर देती है। देखो, कोई एक विद्यालय बना, जैसे शांति निकेतन नाम का आश्रम बना, तो वो कुछ निश्चित उद्देश्यों, लोगों के उद्देश्यों को पूरा करेगा। लेकिन अगर कोई आश्रम बना है, कोई निश्चित नाम का नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट आश्रम नाम का कॉन्सेप्ट आया या अनाथालय नाम का कॉन्सेप्ट आया, तो अब ये सब जगह सब बूढ़ों की जरूरतों को पूरा करने की या बुजुर्ग व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करेगा। इसलिए यहां कहते हैं कि समाज कल्याण पर जोर देता है, ये व्यक्ति के कल्याण पर जोर देता है। समिति में कुछ औपचारिक नियम होते हैं जो साधारणतः लिखित रूप में होते हैं। संस्था में जो नियम होते हैं वो सामान्यतः अलिखित रूप में होते हैं। यहाँ कोई लिखित नियम नहीं होते हैं, और नियम भी वो होते हैं जो प्रथा, परंपरा, रूढ़ियों से धीरे धीरे विकसित होकर आए हैं, इसलिए अलिखित नियमों पर संचालित होती है। और अंतर देख लेते हैं। समिति की नियंत्रण शक्ति अपेक्षाकृत कमजोर और शिथिल होती है, जबकि संस्था की नियंत्रण शक्ति बहुत ज्यादा कठिन होती है या बहुत स्ट्रोंग होती है। समिति विशेष हितों या उद्देश्यों को पूरा करती है,
जबकि संस्था सामान्य या मौलिक उद्देश्यों को पूरा करती है, जैसे भोजन की आवश्यकता, जैसे यौन इच्छाओं को पूरा करना, जैसे संतान उत्पत्ति को पूरा करना, जैसे शिक्षा, जैसे स्वास्थ्य, इनको पूरा करती है। या हितों की भिन्नता के कारण समिति के कई प्रकार होते हैं। यहाँ पर संस्थाएं विभिन्न समितियों के हित पूर्ति का साधन या के रूप में काम करती है, अर्थात इनमें प्रकार नहीं पाए जाते हैं। समिति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित नहीं होती है, जबकि संस्थाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती हैं। इसी कारण संस्कृति हस्तांतरण का टूल मानी जाती है। मनुष्य समितियों का सदस्य होता है, जबकि संस्थाओं का सदस्य मनुष्य नहीं होता। संस्था एक कॉन्सेप्ट होती है, इसलिए डिफरेंस याद रखना है। इन दोनों डिफरेंस से आप सारे आंसर हल कर पाएंगे। उम्मीद है आपको संस्था नाम का छोटा सा टॉपिक आसानी से समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आ रहा है आपको ये दिमाग में क्लियर हो गया कि दोनों कॉन्सेप्ट क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी को विशेष रूप से धन्यवाद इस लेक्चर को अटेंड करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।